नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। मंत्रिमंडल ने संपर्क सुविधा बढ़ाने के लिए गुजरात और राजस्थान में तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन को स्वीकृति दी। केंद्र सरकार 15 जुलाई से 75 दिन तक 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को कोविड से बचाव की बूस्टर डोज निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। रक्षा मंत्रालय ने 2025 तक 1,75,000 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य तय किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल I2U2 नेताओं के प्रथम वर्चुअल शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक होगी। भारतीय वैज्ञानिकों ने SARS-CoV-2 को निष्क्रिय करने के लिए नई प्रणाली विकसित की। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए व्यापक नीति तैयार की। श्रीलंका में आपातकाल लागू करने के कार्यकारी राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के फैसले के बीच विरोध प्रदर्शन तेज। और खेलों में कल ओवल में पहले मैच में इंग्लैंड पर शानदार जीत के बाद भारत पुरुष ICC एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंचा। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं लवलीन निगम। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने गुजरात और राजस्थान में तरंगा हिल अंबाजी आबू मार्ग पर नई रेल लाइन के निर्माण को स्वीकृति दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि इस रेल लाइन से क्षेत्र में संपर्क और आवागमन में सुधार होगा। आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है कि आबू, अंबाजी और तरंगा को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। 116 किलोमीटर की ये नई रेलवे लाइन मात्र 4 सालों में बनकर तैयार होगी। 2,798 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च आएगा और अगले 4 वर्षों में जब इस पे काम चल रहा होगा तो लगभग 40 लाख मैंडेज इसमें होंगे, जिसमें से लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। श्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत काल के अवसर पर 18 साल से अधिक आयु के नागरिकों को कोविड से बचाव की बूस्टर डोज निःशुल्क दी जाएगी। 15 जुलाई से अगले 75 दिन तक देश के 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितने भी नागरिक होंगे उनको बूस्टर डोज बिल्कुल मुफ्त में देने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, कोविड वॉरियर्स थे या फिर 60 साल से ज्यादा के जो नागरिक थे उनके लिए था। अब इसको 18 साल से ज्यादा की उम्र वालों के लिए साफ कर दिया है कि बिल्कुल मुफ्त बूस्टर डोज अब आप लगवा सकते हो और ये सभी सरकारी केंद्रों पर जगह जगह पर उपलब्ध होगा। मंत्रिमंडल ने गुजरात के वडोदरा में भारतीय राष्ट्रीय रेलवे अकादमी में गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दी। श्री ठाकुर ने बताया कि इस विश्वविद्यालय में परिवहन से संबंधित सभी प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाएगा। गति शक्ति योजना के आने के बाद जिस तरह से भारत सरकार का मोदी जी के नेतृत्व में चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेलवे हो, पोर्ट्स हो, शिपिंग हो, एविएशन हो, हाईवेज हो या वाटरवेज हो, इन सब पर बड़ी प्राथमिकता और गंभीरता के साथ काम किया जा रहा है। 100 लाख करोड़ की ये योजना देश भर में इन सभी क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को और सुदृढ़ करेगी। तो इसके साथ साथ जरूरी हो जाता है कि अप्लाइड साइंस को भी इस्तेमाल किया जाए और रिसर्च हो और स्किल उपलब्ध करवाई जाए और ट्रेनिंग दी जाए। तो गुजरात में गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा में इसको बनाया जाएगा। हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत इसको लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 से निपटने में टीकाकरण बहुत प्रभावी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि निःशुल्क टीकाकरण के बारे में मंत्रिमंडल के आज के फैसले से टीकाकरण कवरेज बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड रेल लाइन से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और सामाजिक आर्थिक प्रगति को भी बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान के लोगों ने तरंगा हिल अंबाजी आबू मार्ग पर नई रेल लाइन के निर्माण को स्वीकृति देने के लिए केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। लोगों ने कहा है कि इससे पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। यह जो नई रेल लाइन स्वीकृत हुई है आबू रोड से अंबाजी, श्रद्धालुओं को फायदा मिलेगा। अंबाजी में खूब विकास होगा और इस नई रेल लाइन से व्यापारियों को फायदा मिलेगा। व्यापारी खूब मुनाफा कमा सकते रही। एक नया रेल मार्ग चालू होने से माउंट आबू पे इस रूट के टूरिस्ट के लिए भी यात्रा सुलभ होगी, तो हर आदमी माउंट आबू घूम सकेगा। तो मेरे हिसाब से पर्यटन की दृष्टि से ये बहुत लाभकारी रहेगा।
ब्रह्मा कुमारी संस्थान का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू होने के कारण दुनिया भर से लोग आते हैं और जो लोग माउंट आबू आते हैं वो अंबाजी जरूर जाना चाहते हैं और तारंग हिल जाना चाहते हैं। तो वहाँ इससे पर्यटन को बढ़ावा तो मिलेगा, साथ ही रोजगार में भी वृद्धि होगी। इसके लिए भारत सरकार को बहुत बहुत बधाई देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उत्तर प्रदेश जाएंगे। वे जोलान जिले के ओरल तहसील के कैथेरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे। 296 किलोमीटर लंबे 4 लेन के इस एक्सप्रेस वे के निर्माण पर लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये एक्सप्रेस वे 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से गुजरेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए ऑल इंडिया रेडियो लेकर आया है प्रोग्राम अभ्यास, जिसमें आप अपने सवाल पूछते हैं व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर, जिसके जवाब आपको मिलते हैं हर शनिवार रात 9:30 बजे। और इस बार का विषय सोशियोलॉजी और आपके सवालों का इंतजार हम करेंगे बुधवार 13 जुलाई तक। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्रालय ने 2025 तक 1,75,000 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। इनमें से 35,000 करोड़ रुपए के रक्षा साजो सामान का निर्यात भी किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि सार्वजनिक रक्षा क्षेत्र की इकाइयां डीपीएसयू इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। ये इकाइयां रक्षा उत्पादन लक्ष्य में 70 से 80% योगदान करेंगी। आज नई दिल्ली में रक्षा उत्पादन विभाग की कार्यशाला में श्री सिंह ने डीपीएसयू के गैर सरकारी निदेशकों से कहा कि वे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सरकार के विभिन्न परियोजनाओं को लागू करें। आप सभी से आग्रह करता हूं कि डीपीएसयू के हितों को ध्यान में रखते हुए जहां आवश्यक हो वहां निसंकोच अपने सजेशंस और इनसाइट्स प्रदान करें और डीपीएसयू को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में अपना वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन आप दें, यह आपसे अपेक्षा है। आप सभी प्राइवेट सेक्टर में प्रचलित बेस्ट प्रैक्टिसेस को डीपीएसयू में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और पॉलिसी मेकिंग में अपना महत्वपूर्ण मार्गदर्शन भी आप दे सकते हैं। श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ सामूहिक प्रयास की जरूरत है। रक्षा मंत्री ने गैर सरकारी निदेशकों को प्रहरी बताते हुए कहा कि ये वही अधिकारी हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाइयों की रणनीति, कार्यशैली, प्रबंधन, संसाधनों और महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियों तथा इन इकाइयों के उच्च मानकों का पूरा ध्यान रखते हैं। इन इकाइयों की लक्ष्यों की प्राप्ति में गैर सरकारी निदेशकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारत, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात और अमरीका के समूह I2U2 के नेताओं के पहले शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से आयोजित होगा। इसमें इजरायल के प्रधानमंत्री याएर लपिड, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडेन शामिल होंगे। ये सभी नेता I2U2 समूह की रूपरेखा के अंतर्गत संभावित संयुक्त परियोजनाओं और साझा हित के अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रुट से फोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं ने भारत नीदरलैंड्स द्विपक्षीय संबंधों और जल पर कार्यनीतिक भागीदारी पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कृषि, उच्च प्रौद्योगिकी और उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत यूरोप संबंधों, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के बारे में भी चर्चा की। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। मंत्रिमंडल ने संपर्क सुविधा बढ़ाने के लिए गुजरात और राजस्थान में तरंगा हिल, अंबाजी, आबू रोड नई रेल लाइन को स्वीकृति दी। केंद्र सरकार 15 जुलाई से 75 दिन तक 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को कोविड से बचाव की बूस्टर डोज निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। रक्षा मंत्रालय ने 2025 तक 1,75,000 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य तय किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल I2U2 नेताओं के प्रथम वर्चुअल शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक होगी। भारतीय वैज्ञानिकों ने SARS-CoV-2 को निष्क्रिय करने के लिए नई प्रणाली विकसित की। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए व्यापक नीति तैयार की। श्रीलंका में आपातकाल लागू करने के कार्यकारी राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के फैसले के बीच विरोध प्रदर्शन तेज। और खेलों में कल ओवल में पहले मैच में इंग्लैंड पर शानदार जीत के बाद भारत पुरुष ICC एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंचा। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू हो रहा है। सरकार ने मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा बुलाई गई इस बैठक में सदन में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि संसद सत्र में विपक्ष भारत चीन सीमा गतिरोध, सशस्त्र सेनाओं में लघु अवधि के लिए भर्ती योजना अग्निपथ सहित कई अन्य मुद्दे उठा सकता है। इससे पहले एनडीए नेताओं ने मानसून के लिए रणनीति पर 10 जुलाई को विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया था। संसद सत्र के पहले दिन 18 जुलाई को नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा और उपराष्ट्रपति पद के लिए 6 अगस्त को चुनाव कराया जाएगा। ये सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। श्री कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त होगा। श्री कोविंद पिछले महीने उत्तर प्रदेश में अपने पैतृक गांव परौंख गए थे। उन्होंने 400 वर्ग गज का मकान और 2.5 बीघा जमीन सहित अपनी सारी पैतृक संपत्ति दान कर दी है। परौंख गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में स्मार्ट पुस्तकालय का उद्घाटन किया था और सामुदायिक केंद्र का भी दौरा किया था। इस भवन के लिए राष्ट्रपति कोविंद ने भूमि दान की है। सामुदायिक केंद्र में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सिलाई, बुनाई, कढ़ाई सहित विभिन्न पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और कांग्रेस से पाकिस्तान के पत्रकार के दावे पर स्पष्टीकरण मांगा है। भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि नुसरत मिर्जा नाम के इस पाकिस्तानी पत्रकार ने बताया है कि वो श्री अंसारी के निमंत्रण पर भारत आया था और उनसे मुलाकात भी की थी। पाकिस्तानी पत्रकार बताता है कि ये संवेदनशील अति गोपनीय जानकारी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार जब वो भारत यात्रा पे आया, जो कि बुलाया गया, उसने ये जानकारी हमीद अंसारी जी से ली और इस जानकारी को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। ये उसका साक्षात्कार बता रहा है कि इस जानकारी को ISI के साथ साझा किया। उधर श्री हामिद अंसारी ने कहा है कि भाजपा प्रवक्ता और मीडिया के कुछ वर्गों ने उन पर झूठे आरोप लगाए हैं। वे कभी नुसरत मिर्जा से नहीं मिले और न ही उन्हें भारत आमंत्रित किया था। श्री अंसारी ने कहा कि ये ज्ञात तथ्य है कि आमतौर पर उपराष्ट्रपति उच्चाधिकारियों को सरकार की सलाह पर विदेश मंत्रालय के माध्यम से आमंत्रित करते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने सिंथेटिक पेप्टाइड का एक नया वर्ग विकसित किया है जो न केवल कोशिकाओं में SARS-CoV-2 वायरस का प्रवेश रोक सकता है बल्कि वायरस के कणों को भी आपस में जोड़ सकता है। इससे जीवित कोशिका की संक्रमित करने की क्षमता कम हो जाती है। इस नए शोध से SARS-CoV-2 जैसे वायरस को निष्क्रिय बनाने का विकल्प मिल गया है। इससे पेप्टाइड्स के एक नए वर्ग को एंटीवायरल बनाने का भरोसा मिला है। भारतीय विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने CSIR माइक्रोबायल प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं के सहयोग से इन पेप्टाइड्स को डिजाइन करने में इस दृष्टिकोण का लाभ मिला है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए व्यापक नीति तैयार की है। इस नीति में वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ केंद्र, राज्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की एजेंसियों और विभागों के लिए क्षेत्रवार सिफारिशें शामिल हैं। इसमें उद्योगों, परिवहन, निर्माण, सड़कों की धूल और फसल अवशेष जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने की सिफारिश भी की गई है। ये नीति ताप विद्युत संयंत्र, स्वच्छ ईंधन और इलेक्ट्रिक वाहन, सार्वजनिक परिवहन, सड़क यातायात प्रबंधन, डीजल जनरेटर, पटाखे जलाने पर रोक लगाने के माध्यम से वायु प्रदूषण को कम करने से संबंधित है। ये अन्य उपायों के अलावा बड़े पैमाने पर
हरियाली और वृक्षारोपण बढ़ाकर वायु प्रदूषण को कम करने पर केंद्रित है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति ने 43वीं बैठक आज नई दिल्ली में की। बैठक की अध्यक्षता मिशन के महानिदेशक जी अशोक कुमार ने की। बैठक में नई प्रौद्योगिकी, वृक्षारोपण, औद्योगिक और गंदे पानी के प्रदूषण निवारण परियोजनाओं तथा कालिंदी कुंज घाट के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने से संबंधित परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं पर अनुमानित 38 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वन विकास और वृक्षारोपण की परियोजना वर्ष 2022-23 को मंजूरी दी गई है, जिस पर अनुमानित 10 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च होंगे। परियोजना के अंतर्गत वृक्षारोपण, इनकी देखरेख और संबंधित प्रशिक्षण की व्यवस्था है। गंगा इन दोनों राज्यों के अधिकतर हिस्सों से गुजरती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। बर्फ से ढके पहाड़, हवा के साथ झूमते चीड़ चिनार, झीलों पर तैरते शिकारे, हरी भरी घाटियों के दिलकश नजारे। आकाशवाणी समाचार आपके लिए लेकर आया है जम्मू कश्मीर विशेष श्रृंखला एक नई सुबह। हम बात करते हैं विकास की, निवेश की, पर्यटन की, संस्कृति की और रोज हो रहे बदलावों की। FM गोल्ड पर सुनिए हर शुक्रवार रात 9:15 पर आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति जम्मू कश्मीर एक नई सुबह। ये आकाशवाणी है। श्रीलंका में आपातकाल लागू करने के कार्यकारी राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के फैसले के बीच विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने सेना और पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अपने कार्यालय पर प्रदर्शनकारियों के हमले के बाद आज ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारियां निभाने से रोकना चाह रहे हैं, लेकिन वो किसी भी प्रकार की फांसीवादी ताकतों को सफल नहीं होने देंगे। इससे पहले श्रीलंका में प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री कार्यालय पर हमला कर उसके अंदर घुस गए। बीबीसी के अनुसार प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री कार्यालय प्रांगण में अब भी मौजूद हैं। दूसरी ओर श्रीलंका रूपवाहिनी कॉरपोरेशन और इंडिपेंडेंट टेलीविजन नेटवर्क ने प्रसारण निलंबित कर दिए हैं। इन चैनलों के परिसरों को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया है। इस बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबे राजपक्ष ने संसद के स्पीकर महिंदा यापा अबेवर्दने को टेलीफोन पर बताया है कि वो अपना त्यागपत्र आज भेज देंगे। श्री राजपक्ष देश छोड़कर मालदीव जा चुके हैं। श्री अबेवर्दने ने वीडियो संदेश में ये जानकारी दी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो संसदीय प्रक्रिया पर भरोसा रखें, जिसके अंतर्गत इस महीने की 20 तारीख को नए राष्ट्रपति की नियुक्ति की जानी है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने किसी भी स्थिति में भ्रष्टाचार न सहन करने का निश्चय कर रखा है। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स संगठन की भ्रष्टाचार निरोधी मंत्री स्तरीय वर्चुअल बैठक में डॉक्टर सिंह ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार समाप्त करने की दिशा में अनेक प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम में नए प्रावधान शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करके लोकपाल की संस्था को कार्यरत किया गया है। और अब आर्थिक जगत के समाचारों के साथ हैं विशाल शर्मा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक कम होकर 53,514 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 92 अंक फिसलकर 15,967 पर आ गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे की मामूली गिरावट से 79 रुपए 64 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें $99.90 प्रति बैरल के आसपास रहीं। आज गुरु पूर्णिमा है। इसे व्यास पूर्णिमा और आषाढ़ पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसी दिन बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। इस अवसर पर लोग अपने गुरुजनों को याद करते हैं, जिनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद ने उनके जीवन को दिशा दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पूर्णिमा और आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारत 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में ओवल में इंग्लैंड पर शानदार जीत दर्ज करने के बाद आईसीसी वनडे रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। आईसीसी की आज जारी रैंकिंग में न्यूजीलैंड पहले और इंग्लैंड दूसरे स्थान पर है। पाकिस्तान खिसक कर चौथे स्थान पर पहुंच गया है। उधर गेंदबाजी रैंकिंग में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह एक दिवसीय मैचों में नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ बुमराह ने 19 रन देकर 6 विकेट लिए और शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। 5 स्थान के फायदे के साथ वो टॉप पर पहुंच गए हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच कल लॉर्ड्स में खेला जाएगा। भारत ने पहले मैच में इंग्लैंड पर 10 विकेट से जीत दर्ज कर श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, अस्मिता चालिहा और एचएस प्रणॉय ने अपने अपने शुरुआती मैच जीत लिए हैं, जबकि किदाम्बी श्रीकांत और परुपल्ली कश्यप को हार का सामना करना पड़ा है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी से हम प्रतिदिन प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की एक झलक। अखिल ब्रह्मांड पोते प्रणमि चरणे तब प्रेम भक्ति भरे शरण लागे। 13 जुलाई 1905 को कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी के माध्यम से पहली बार विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया था। कृष्ण कुमार स्वतंत्रता सेनानी और ब्रह्म समाज के नेता थे। क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी औरोबिंदो घोष उनके भतीजे थे। कृष्ण कुमार मित्र ने संजीवनी के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन के प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाई। (1927) को मौत की सजा सुनाई गई थी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 1900 में धनी और शिक्षित परिवार में जन्मे अशफाक उल्लाह खां स्कूल के दिनों से ही राष्ट्रवादी गतिविधियों में शामिल होने लगे थे। गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी तो अशफाक उल्लाह ने पढ़ाई छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। कारी आंदोलन में शामिल हो गए और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए। अशफाक उल्लाह उन प्रमुख हस्तियों में शामिल थे जिन्होंने 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती की योजना को अंजाम दिया था। घटना के बाद वो भूमिगत हो गए और उन्होंने अफगानिस्तान के रास्ते रूस जाने की योजना बनाई। लेकिन एक दोस्त ने धोखा दे दिया और उन्हें दिसंबर 1925 में पुलिस ने पकड़ लिया। उन पर लखनऊ की अदालत में मुकदमा चलाया गया और 13 जुलाई 1927 को मौत की सजा सुनाई गई। अशफाक उल्लाह को 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई। उस समय उनकी उम्र मात्र 27 वर्ष थी। शहीद अशफाक उल्लाह खां को शत शत नमन।
1929 को जतिन्द्र नाथ दास ने भूख हड़ताल शुरू की थी। युवा जतिन्द्र नाथ दास ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध थे। केवल 17 वर्ष की उम्र में वो असहयोग आंदोलन में उत्साह से भाग लेने लगे थे। बाद में वो क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति में शामिल हो गए और फिर भगत सिंह और हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन में उनके साथियों के साथ मिलकर काम किया। उन्हें 14 जून 1929 को क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण गिरफ्तार किया गया और लाहौर षड्यंत्र मामले में भी मुकदमा चलाने के लिए लाहौर जेल में कैद किया गया। लाहौर जेल में जतिन दास ने अन्य कैदियों के साथ मिलकर जेल सुधार और कैदियों के अधिकारों की मांग करते हुए भूख हड़ताल शुरू। ये भूख हड़ताल 13 जुलाई 1929 को शुरू हुई और 63 दिनों तक चली। जेल प्रशासन ने जतिन को खिलाने के लिए कई उपाय किए, जिनमें बलपूर्वक भोजन कराने के प्रयास भी शामिल थे। हालांकि जतिन ने खाना नहीं खाया और 13 सितंबर को दम तोड़ दिया। उनके पार्थिव शरीर को लाहौर से कोलकाता तक ट्रेन से ले जाने के दौरान हजारों की संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हर स्टेशन पर पहुंचे। कोलकाता पहुंचने पर सुभाष चंद्र बोस भी उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। नेताजी ने जतिन्द्र दा को भारत का युवा दधीची बताया था। धरती माँ के इस महान सपूत को शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। कई केंद्रीय मंत्रियों ने 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लाभार्थियों को कोविड की निःशुल्क एहतियाती खुराक देने के मंत्रिमंडल के निर्णय की सराहना की है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि मोदी सरकार ने महामारी के दौरान निःशुल्क कोविड के टीके उपलब्ध कराकर करोड़ों भारतीयों को सुरक्षा कवच प्रदान किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने संपर्क सुविधा बढ़ाने के लिए गुजरात और राजस्थान में तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन को स्वीकृति दी। केंद्र सरकार 15 जुलाई से 75 दिन तक 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को कोविड से बचाव की बूस्टर डोज निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। रक्षा मंत्रालय ने 2025 तक 1,75,000 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य तय किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल I2U2 नेताओं के प्रथम वर्चुअल शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक होगी। भारतीय वैज्ञानिकों ने SARS-CoV-2 को निष्क्रिय करने के लिए नई प्रणाली विकसित की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।